से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातेनी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, कभी आगाज़ रह जाता है और कभी अंजाम रह जाता है। माजी का बोझ, मुस्तकबिल का वज़न, हम पुकारते जा रहे हैं, चीखते जा रहे हैं, फरियादें करते जा रहे हैं, इल्तिजाएँ करते जा रहे हैं, लेकिन टस से मस नहीं हो रहा। क्या ये सफ़र इसी तरह जारी व सारी रहेगा? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा माहिर कानून है, अवामी सियासी माशी मसाइल के ऊपर बड़ा खुल कर बोलते हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सलीम साहब। हमारे दूसरे मेहमान हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बिजनेसमैन, और बड़ा खुल कर बात करते हैं और जब भी हमारे प्रोग्राम की जीनत बने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अपना मौक़िफ़ बयान करते सैयद उबैद शाह साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तीसरे मेहमान हैं, अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं और पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने पीटीआई के हवाले से बड़ा अच्छे तरीके से उनको डिफ़ाइन करते हैं असरार अब्बासी साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वैसे सर आपकी तरफ आता हूँ अली ताहिर साहब कि इसी तरह का ये सिस्टम चलता रहेगा जो अभी मौजूदा हालात है, सियासी हालात है, ये जो सारी सियासी पार्टियाँ आपस के अंदर जिस तरीके से लड़ रही है और मुल्की माशी हालात जो है एक बिल्कुल एक डगर पे नहीं है, लोग परेशान हैं, क्या होगा, किस तरीके का ये सिस्टम चल रहा है? देखिए सलीम साहब, केओस ब्रीड्स केओस, और अगर आप पब्लिक की विल को, पब्लिक के मैंडेट को शॉर्ट टर्म फोर्स के ज़रिए आने से रोकेंगे तो ये सब तो फिर होना है। आप देख लीजिए कि अब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आज के जो 3 बिग टेक अवेज हैं, वो पहला तो ये है कि जी एडहॉक जजेस अपॉइंट होंगे, हुकूमत कहती है 4 नहीं 6 करेंगे ताकि फुल कोर्ट के अंदर जो है वो मेजॉरिटी बना लें। सेकंड वो कहती है जी के रेफरेंस जो है वो भिजवाया जा रहा है। और नंबर 3 जो है वो ये है, आज का जो टेक अवे है कि भाई हम ये रिजर्व सीट्स वाला केस मानेंगे नहीं, अमल दरामद नहीं करेंगे। तो अमल दरामद तो आपने करना भी नहीं है, अमल दरामद तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। आप किस भी हाफ पे बोल रहे हैं? जब तक ये एक सेंस रहेगी कि जो है ताकत के जरिए। एक आपकी तरफ आपने कहा इलेक्शन कमीशन ने करना, अगर इलेक्शन कमीशन ही इसको रद्द कर देता है कि हम इसको क्या कहते हैं कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, तो फिर कहाँ खड़े? कैसे कर सकता है ये? तो सटियानी साहब आप देखिए ना, ये तो ऐसे हो जाएगा फिर माशरा आप बर्बाद कर दें। वी ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट सुसाइड क्लब्स, हम सिविल सोसाइटीज में रहते हैं। ये तो ऐसे हो जाएगा कि बच्चा कहेगा कि भाई मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, बुरे माँ बाप की बात नहीं मानता, वैसी की तैसी मैं ताकतवर हूँ। आपका एसएचओ सेशंस जज की बात नहीं मानेगा, किसी को उठा के ले जाएगा, बेल होगी उसे छोड़ेगा नहीं, वो कहेगा मैं नहीं मानता, बंदूक तो मेरे पास है, खुद तो नहीं सेशंस जज आ जाएगा। हाई कोर्ट में कल को डीसी किसी की ज़मीन पे कब्जा हो रहा होगा, हाई कोर्ट डायरेक्शन देगी, वो कहेगा नहीं मैं नहीं छुड़वाता। ये तो फिर आप बिल्कुल एक सिविल वॉर की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो आप इस तरह की बातें करें, वरना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल, इमेच्योर बात करने की जो है वो एक तो इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई इस तरह की बात करता है तो फौरी तौर पर उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। ये मुल्क जो है आप इसको समझिए कि इसको लॉ एंड ऑर्डर के ज़रिए ही चलाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि जूनियर सीनियर की बात ना माने और अदारे जो हैं वो अदालतों की बात ना माने। फ्री फॉर ऑल अगर आप सोमालिया, लिबिया, इराक बनाना चाहते हैं बाय ऑल मीन्स करिए, वरना अदरवाइज कुछ मेच्योरिटी तो दिखानी पड़ेगी। नंबर तीसरी बात यह है कि आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, ये 8-5 की मेजॉरिटी है। आप अगर मुझे रेफरेंस देंगे कि बंदयाल साहब का ऑर्डर था 14 मई को इलेक्शन करवाने का, वो नहीं जी देखे ना नहीं माना था, तो इस दफा भी नहीं मानेंगे। देखिए एक इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। जब वो ऑर्डर आया था तो बंदयाल साहब एक डूबते हुए सूरज थे, काजी फायज ईसा साहब एक चढ़ते हुए सूरज थे। उस वक्त वो रिटायर हो रहे थे और ये आ रहे थे। इस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रुकने के बाद तो एक्सटेंशन का कोई सवाल नहीं है। काजी फायज ईसा साहब एक गुरूब होते हुए सूरज हैं और मंसूर अली शाह साहब एक उभरते हुए सूरज हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए कि जो कंटेम्प्ट की पावर्स हैं, आप ये ना समझिएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं मानी तो ये इलेक्शन कमीशन की ठीक ठाक उसके ऊपर फेंटी नहीं लगेगी। नंबर 2 एक यहाँ पे रिलेटेड है, आपको ब्रेकिंग न्यूज देते जाते हैं। कल नए पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक कंप्लेंट भी हम लोग जमा करवा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनके खिलाफ, क्योंकि पहले तो 8 जजों ने जो लिख दिया कंडक्ट के ऊपर इलेक्शन के, उसके बेसिस पे फिर काजी साहब और जमाल मंदोखेल साहब ने खुद ये कह दिया कि भाई मेरा ऑर्डर था, मेरा अपना ऑर्डर मिस इंटरप्रेट किया। ये इंडिपेंडेंट
तो हो ही नहीं सकते थे। तो वो तो वैसे ही एक रेफरेंस मूव करवाने जाने हैं। ये बायस्ड ईसीपी है, सबको पता है जो कुछ इन्होंने किया है। इलेक्शन डे पे इंटरनेट बंद किया हो, इलेक्शन सिंबल छीना हो, लोगों के कागजात छीने गए हो, इन्होंने नोटिस ना लिया हो, लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए हो, उसके बाद ट्राइब्यूनल्स बनने में खलल पैदा किया हो, फॉर्म 47 के अंदर फॉर्जरी की हो, फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर किए हो, ये सारा कुछ हमारे सामने है। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा, और अगर नहीं मानेंगे तो डंडा पड़ेगा। उबैशा साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले से? माशाल्लाह आप भी हमारे प्रोग्राम की जीनत बने और हमेशा अपने मौक़िफ़ जिस तरीके से पीटीआई बात ये है सलीम भाई, ये सही कह रहे हैं बैरिस्टर साहब, ये तो कोई लॉजिकल बात ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है ना इसकी कि नहीं मानेगा। और ये भी मिसाल इन्होंने अच्छा किया, मैं बोलता हूँ इससे पहले इन्होंने ये मिसाल दे दी कि बदियाल साहब ने कहा इलेक्शन हो जाए, बट नहीं हुए, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी ग्राउंड पे। अब देखें, बात मुल्क की सूरत हाल मजमूई तौर पर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के गले में इमरान खान साहब बन गए एक छछूंदर, ना उगलते बने ना निगलते बने। अब वो इमरान खान साहब को छोड़ दें, प्रेशर इतना है, इतना अदालतों पूरी तरह अदालतें मैनेज नहीं हो पा रही। एक तरफ कुछ मैनेज हो जाती हैं, दूसरी तरफ से कोई सरकशी हो जाती है, कोई ऐसा जज भी आ जाता है वो कहता है ऐसे नहीं ऐसे। आपने देखा वहाँ 38 दिन तक कोशिश की, कितनी उसको रिलीज़ करा, कितने ही ऑर्डर्स ऐसे हुए जिनको वायलेट किया गया, जजेस ने भी जोर लगाया और इधर इस्टेब्लिशमेंट ने भी और एजेंसियों ने भी जोर लगाया। तो इमरान खान साहब को रिलीज़ करते भी नहीं बनती और उनको रखते भी नहीं बनती। जाहिर है मुल्क का ये हाल हो चुका है कि इंतहाई ज़्यादा सियासी अदम इस्तेकाम हो चुका है, मईशत बिल्कुल पहिया झाम हो चुका है, हालात इतने ख़राब हैं। अब ये एडहॉक जजेस का यानी दोनों फ़रीक़ैन जो है उनमें से कोई भी मुल्क के लिए सोचने को तैयार नहीं। सब अपना अपना जोर मारते हैं कि मैं अपोजिशन को कुचल दूँ और इक़्तिदार को लंबा कर लूँ। अब आप ये देखें कि एडहॉक जजेस की बात हो रही है, हालांकि एडहॉक जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं है, कभी हुए ऐसे सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब वहाँ पे लार्जर बेंचेस बनने हैं आगे चल के। अब यहाँ बातें हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आज लगाने की, उसका भी एक लार्जर बेंच चाहिए होगा। इस तरह के और मामलात में भी अभी देखें पीटीआई के फेवर में जो फैसला आया, इस पर भी इनको लार्जर बेंच चाहिए होगा। बस खेचा खाची इस मुल्क में है इतनी ज़्यादा, पीटीआई पर पाबंदी लगाने का सोच रहे। हर सियासी क़ुव्वत इस्टेब्लिशमेंट को अपना कंधा इस्तेमाल करने के लिए देती है और फिर बाद में कभी उसकी जद में खुद भी आते हैं, खुद भी बेइज्जत होते हैं, जलील होते हैं, शिकवा करते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है सुधरते नहीं हैं। ऐसा नहीं होता कि सारी सियासी ताकतें जो है वो एक पेज पर आएँ और एक दूसरे के लिए जगह निकालें और मुल्क चलाएं। मुल्क चलाने वाली बात नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाना, कुचलना, जेलों में डालना, मुकदमे बनाना और इस्टेब्लिशमेंट इसका फ़ायदा उठाती है, मुल्क चलता नहीं है। अफसोस ये कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुल्क चलता नहीं है ना, मुल्क के हालात ऐसे ख़राब हो गए, माशी सूरत हाल मुल्क की है। आप बाज़ारों में निकले, आप दुकानों पे जाएं, मार्केटों में जाएं, आप जाके पूछें वहाँ क्या हाल है। बिजली के बिल का ये हाल है कि लोगों की ताकत से अब ये आखिरी हद और बस में चला गया। यानी और आप मुल्क की प्लानिंग देखें कि 800 अरब रुपए बिजली के बिलों पे लिए जा रहे हैं टैक्स की मद में, सरचार्ज, एडिशनल सरचार्ज, फला टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, सेल टैक्स, सुपर टैक्स सब लगा के 803 अरब रुपए और 598 अरब रुपया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दिया जा रहा है। आप सोचिए, लोगों का कचूमर निकाल के आप टैक्स लगा के बिजली का बिल, बिजली मौजूद नहीं है और 600 अरब रुपए आप फेंक देंगे। क्या देंगे? एक खानदान को 3 महीने में 10,500 रुपए देंगे। आप मुझे बताएं, एक फैमिली 3,500 रुपए महीने से क्या करेगी? राशन ले आएगी, कोई बच्चों को तालीम दे लेगी, सेहत का मसला हल कर लेगी, क्या किराया दे लेगी घर का, क्या कर लेगी वो 3,500 रुपए महीने से? उसमें भी खांचा लगता है। मेरी अपनी मासी को मैंने पूछा, उसने कहा मेरा एनरोलमेंट है, मुझे 7,000 रुपये मुझे देते हैं, 3,500 रुपये वो रख लेते हैं जिन्होंने करवाया एनरोलमेंट। करप्शन की नज़र 600 अरब रुपए आप कर रहे हैं और 800 अरब रुपए जमा कर रहे हैं बिजली के बिलों पे, इस कदर जालिमाना टैक्स लगा के, तो कैसे चलाएंगे आप मुल्क? जी भाई, कैसे चलाएंगे इस साहब इस मुल्क को? किस तरीके से होगा ये सिस्टम सारा? क्यों ये खींचातानी का सिस्टम? जब इनकी हुकूमत आई तो टाइम दें, इन्हें करने दें सारा काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मेरे दोनों मौजूद पैनलिस्ट ने काफ़ी हद तक आपकी जो सवाल है और आपका जो मौज़ू है आज का, उसके ऊपर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू भी कर दी और काफ़ी हद तक रोशनी भी डाल दी। देखिए, हमने इलेक्शन से पहले भी काफ़ी प्रोग्राम्स किए और उस पर भी यही बात होती थी कि जी मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो मईशी मसला है, इकॉनमी आपकी कोलैप्स कर गई है। तो उस वक्त भी मैंने यही बात की थी कि आपकी मईशत उस वक्त स्ट्रॉन्ग होगी जब एक मजबूत गवर्नमेंट बनेगी, और मजबूत गवर्नमेंट जो फ़ैसले लेने के लिए किसी की तरफ देखेगी नहीं,
उसको अवामी मैंडेट हासिल होगा। और अवाम, क्योंकि देखिए जब किसी गवर्नमेंट के पीछे अवाम खड़ी होगी ना तो वो मजबूत फैसले कर सकती है। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, 17 सीटों के प्राइम मिनिस्टर के पास बेचारे के पास क्या पावर है? आपने पिछले दिनों देख भी लिया, उन्होंने एक समरी मूव की वजीर पेट्रोलियम को कि आप इतने पैसे रुपये लेस कर दें, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम इतना नहीं करेंगे। इसी तरह जब आप मुल्क का ये हाल करेंगे कि एक मुल्क में इस वक्त 3 से 4 वज़राए आज़म काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल वज़ीर आज़म बने हैं वो बेचारे पपेट वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर दाखिला साहब अलग वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर जो आपके खारजा हैं वो अलग वज़ीर आज़म हैं। तो पॉलिसीज़ के अंदर तसलसल नहीं है। जब तक पॉलिसीज़ के अंदर तसलसल नहीं होगा, मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा, आपकी माशियत ठीक नहीं हो सकती। और फिर इस वक्त आप ग्लोबल विलेज में रहते हैं, पूरी दुनिया की नज़रें आपकी एक एक चीज़ के ऊपर है। आप यहाँ पर मीडिया के ऊपर सेंसरशिप कर देंगे, आप कहेंगे जी कि पॉपुलर लीडरशिप का नाम नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, प्रोपेगेंडा करेंगे, लेकिन इंटरनेशनली मीडिया आपको एक्सपोज कर रहा है। तो जब आपका मामलात बैरूनी दुनिया के साथ होंगे, चाहे वो कारोबारी हैं या लोन्स के मामलात हैं, जो भी मामलात हैं, तो जब आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होगी, उनको पता होगा कि ये जो गवर्नमेंट इस वक्त बैठी है ये एक नाजायज़ गवर्नमेंट बैठी है जिसको अवामी मैंडेट हासिल नहीं है, और इसीलिए वो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, टेबल टर्न अराउंड हो सकती है। अभी मखसूस सीटों की आपने बात की, तो मखसूस सीटों पे मैंने इससे मखसूस सीटों की तरफ आया नहीं मैं नहीं अभी बात हुई ना कि अभी फैसलों की आपने कहा ना कि जैसे फैसला तस्लीम नहीं करेंगे, आपने अपने सवाल में कहा था, तो उस पर बैरिस्टर साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना तो उनके लिए लाजिम व मलज़ूम है। आपको पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने पे वज़ीर आज़म 2 फारिग हुए। नहीं, उसकी तो गुंजाइश ही नहीं है सर। उसकी तो गुंजाइश नहीं, ठीक है। मैं देखिए द पॉइंट इज दिस, देखिए उन्होंने 2 चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज किया। नंबर 1 उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर दोबारा जाएंगे। देखिए दोबारा फुल कोर्ट के ऊपर क्या बैठेगा? फुल कोर्ट के ऊपर वही जजेस बैठेंगे ना। अब जिस तरह एडहॉक जजेस की बात हो रही है, देखिए इस मुल्क में 30 से 35 साल वाला जो नौजवान है ना, वो नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाता है कि वो जी फारिग है, उसको नहीं। आप रिटायर्ड बंदों को दोबारा ला के सलत करें तो ये आप कौम के साथ मजाक कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ें शायद पुराने पाकिस्तान में चल जाती थी, अब ये नया पाकिस्तान है, ये नौजवानों का पाकिस्तान है, ये डिजिटल पाकिस्तान है, इसमें ये चीज़ें नहीं चल सकती। तो हुकूमत और हुकूमत के पीछे जो बैठे लोग डोरियां हिला रहे हैं, उन सबको ये रियलाइज करना चाहिए कि मुल्की मामलात उस वक्त तक हल नहीं होंगे जब तक आप असल मैंडेट वाली गवर्नमेंट को आने नहीं देंगे। अच्छा। और वो आएगी तो वो मजबूत फैसले कर इसका सकेंगे। मतलब जैसे चल रहा है बिल्कुल हालात खराब होते जाएंगे वैसा सब। देखें ये लंबी चलने वाली हुकूमत नहीं है जो सांझे की हंडिया है, इनका तो असल मैंडेट वाली हुकूमत कौन सी आई है इतने अब ये देखें ये मैं जरा इस पे नाके दो तनकीद। 8 फरवरी से पहले का इमरान खान और था, 8 फरवरी के बाद का और है। 8 फरवरी को लग गया टीके उनको, उन्होंने कहा हमारे इतने नंबर पड़ गए, इतना वोट पड़ गया, इतनी सारी सीटें हमें मिल सकती थी, हमसे बल्ला भी छीन लिया। और ये वोट जो पड़ा ये कोई इमरान खान की पॉलिसियों का, कारकर्दगी का, उनकी कोई पॉपुलैरिटी का गिराफ जो है उनकी परफॉर्मेंस बेस का नहीं था, ये उनके एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का वोट था। लोग इस मुल्क में एक जहन बना चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करती चली आ रही, उन पर जुल्म हो रहा है, पीछे रह के पसे पर्दा रह के पपेट्स को आगे लाया जाता है, खिलाया जाता है, एक को दूसरे से लड़ाया जाता है, किसी की हुकूमत उतार दी जाती है, किसी की गिरा दी जाती है, किसी को किसी पार्टी से निकाला जाता है, ब्लैकमेल करके दूसरी पार्टी में डाला जाता है, जजों से फैसले कराए जाते हैं। लोग इससे फ्रस्ट्रेट है। अगर इस हुकूमत को सस्टेन करना है, चलना है और अपने सियासी मुखालिफ के मैनेज को मैनेज करना है ना, तो रिलीफ दे लोगों को, माहौल बेहतर करे। ये 800 अरब रुपए के टैक्स छोड़े, 500 और 600 अरब रुपए वहां से बंद कर ले, लोगों को रिलीफ दे बिजली के बिलों में, सारे टैक्सेस विड्रॉ कर लिए जाए, कोई एडिशनल टैक्स नहीं, सुपर टैक्स नहीं, कोई सेल टैक्स कौन नहीं। कहेगा कौन, बोलेगा कौन, बात कौन करेगा? इतने शॉर्ट साइटेड है सर, किसी को अपनी नाक के आगे नजर आए तो कोई बात हो ना। इस मुल्क को चलाने वालों को अपनी नाक के आगे नजर नहीं आता, उनकी आई साइड नाक तक है। वो सदा ये सोचते हैं कि अपोजिशन का कचरा कैसे करें, मौलाना फजलुर रहमान को कैसे मैनेज करें, इमरान खान को कैसे ठोके, फला को कैसे तोड़े, इसको क्या करे, इसको सजा कैसे करा दे, इस पर बैन कैसे करा दे। मुल्क चल नहीं रहा। वो ये नहीं सोच रहे कि अगर आप लोगों को रिलीफ दे देना तो 100 साल तक लोग आपको हटने नहीं दे इक़्तिदार से, आपको कंधे में बिठा के रखेंगे, आप मुल्क चलाओ भाई मेहरबानी करके। क्यों इस तरह की लड़ाई से क्या कहते हैं अली साहब, किस तरीके से निकला जाए? देखिए बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस रिक्वायर्ड नहीं है।
आप जो वोट लेके आता है उसको हुकूमत बनाने दें, ये इंटरफेरेंस ना करें जो आपने 58 में की, जो आपने 62 में की, जो आपने 68 में की, आपने 71 में की, आपने 77 में की, आपने 99 में की, आपने 2007 में की, अब आप दोबारा कर रहे हैं। ये इस तरह की इंटरफेरेंस आप 2018 में हाँ चले आप है ना ऐड कराने के लिए, ईमानदारी तो का आपने 2018 में तो बोलते हैं। अच्छा मैं जरा बात कर लूं प्लीज। हाँ तो अब आप दोबारा कर रहे हैं, आप इसको रोक दीजिए। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, बहुत से मुल्क इसी तरह डेवलप हुए हैं। अब असल मसला अब क्या करें ये इस मौके पर, अब क्या करें, अब कौन सा वेट करें, या वेट करें या इंतजार देखिए करें? मेरे ख्याल में तो 47 की ये सारी चीजें सुनते मेरे रहेंगे। ख्याल में तो बहुत से लोगों का ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन भी यही है कि ये जो 830 अरब रुपए आपने इस मजाक जोक ऑफ एन इलेक्शन पे आपने जाया करने थे वो आपने कर दिए। रिजल्ट तो आपने कोई माना नहीं, फॉर्म 47 पे जो आपका दिल आया आपने 10 को 100 बनाया और 90 को 190 बनाया, 790 को 190 बना दिया। तो ये तो आप जब तक री इलेक्शन नहीं कराएंगे, विल मैंडेट लोगों का नहीं मानेंगे, ये मसला हल नहीं होने वाला। के लोग कितने छोड़ के जा रहे हैं, हाँ, सही बात, कितना फ्लाइट हो हालात रही है, बहुत तेजी से। इतना तेजी से क्या कहते हैं, लोग जाके देखें वीजों के चक्करों के अंदर जी, दुबई बिल्कुल, वगैरह। absolutely तो अगर true। इसी तरह की ये लड़ाइयाँ लड़ती रहेंगे सलीम और फिर साहब, बाद में देखिए 2 साल ये- के बाद 3 साल के बाद मुल्क कहाँ खड़ा होगा? सलीम देखिए ये इस वक्त भी जो हालात हैं, आप अगर देखिए फ्यूचर इस मुल्क में किसका है मैं आपको बता देता हूँ। या वो हाई कोर्ट के जज का है, या वो ब्यूरोक्रेट का है, या वो वकील का है, या वो पुलिस वाले का है, या वो सहाफ़ी का है, या वो सियासतदान का है, यानी उन लोगों का है जो सोसाइटी में, मैं माजरत के साथ बात कर रहा हूँ, उन लोगों का है जो सोसाइटी में कोई साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई इजाफा नहीं करते, कोई लिटरेचर में, एकेडेमिया में इजाफा नहीं करते। ये बेसिकली इनको रियासत की पावर एक्सरसाइज करनी आती है। उस कोर्जन के ऊपर आप देखते हैं कि भाई ये आपके लोग जो है आगे आप, और आप देख लें कि आपका जो यंगस्टर है, या अगर वो प्रोफेशनल है तो वो बाहर जाने के लिए बैठा हुआ है, वरना अदरवाइज वो इसी चक्रों में है कि मैं इस तरफ आ जाऊं। और वो आप देख लें कि मुल्क को किस जगह पे लेके आ गया है। आप इस बात को समझिए कि जब तक आप ये एक कोर्जन वाला फिनोमेना दिमाग से नहीं निकालेंगे, जिसे मैं यंगस्टर्स की हद तक बात कर रहा हूँ, मेरे जितने स्टूडेंट्स थे, मैं कोई तकरीबन 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं थी में स्कूल ऑफ लॉ में पढ़ाया, जैबुल में पढ़ाया, SM में पढ़ाया, ज़ियाउद्दीन में पढ़ाया। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे जितने कॉर्पोरेट के ब्राइट अच्छे माइंड के स्टूडेंट थे वो सारे बाहर चले गए हैं। कोई 7 लाख रुपए की नौकरी पे चला गया, कोई 8 लाख पे चला गया, कोई बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट था वो 20 लाख रुपए पाकिस्तानी पे चला गया। तो फॉरेन एक्सचेंज आपको पता है आपका बाकी है। बाकी जो यहाँ पर बाकी जो रह गए वो जाने वाले हैं, जो रह गए हैं उनका अगर मैं अभी अब फेसबुक खोलूंगा तो मुझे पता होगा कोई SHO से लड़ रहा होगा, कोई जो है वो मतलब उनको मौका नहीं मिला ना, अगर मौका मिलेगा तो चले जाएंगे। अच्छा ड्यूटी में एक छोटी सी अजीब ही बात आपने ये एक कंटिन्यू वो- हाँ, इनके कंटिन्यू। मैं एक सेकंड जी 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 प्लीज। तो आपने एक अजीब ही यहाँ पे मोटिवेशनल सिस्टम जो है वो बड़ा आपने स्क्यूड कर दिया है। आप जब तक इसको रिफाइन नहीं करेंगे ये मुल्क आगे नहीं चलने वाला। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ 2 मिनट ले लूं। रिफाइन PTI करेगी नहीं देखिए ये तो हम सब ने मिलके करना है ना। तो कैसे करेंगे? सलीम साहब, इफ आई डोंट रिस्पेक्ट यू एंड यू डोंट रिस्पेक्ट मी, वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। बड़ी सिंपल सी बात है। Okay, no और problem. रिस्पेक्ट आती है, डिग्निटी आती है आपके एक्शन से। अगर आप ये समझते हैं कि शॉर्ट टर्म फोर्स यूज करके ये जरूर हो सकता है कि मैं किसी को यहाँ पे बंदूक दिखा के बोलूं, बोलो मैं हीरो हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे खूबसूरत हूं, वो बंदूक के जोर पे शायद बोल देगा, लेकिन वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलेगा अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी जोन में जाएगा वो मुझे गालियां देगा दिल में। वो उस वक्त भी जब मैं गन पॉइंट पे हूं उस वक्त भी मुझे दिल में जगह नहीं हो सकती इस तरह। तो ये जो शॉर्ट टर्म फोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक मैंडेट को कुचलने के लिए, आप इसको छोड़िए। इस तरह इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट और डिग्निटी इंक्रीज नहीं हो सकती। तो कह रहे कि आओ हमारे साथ बैठो, बैठ के बात करो। आप ये एडहॉक जजेस वाली बात ले लीजिए। अब इसमें मैं देखें, मैं सिर्फ 1 मिनट आपका ले लेता हूँ। 6 पॉइंट इसके अंदर हैं। पहला पॉइंट ये है कि आर्टिकल 182 पढ़िए। वो कहता है कि जहां पे फुल वैकेंसी है वहां पे तो एडहॉक जज लग ही नहीं सकता। इस वक्त चीफ जस्टिस समेत 16 जज बैठे हैं, 17 पूरे हैं, तो वैकेंसी तो कोई है नहीं, क्यों लगा रहे हैं? नंबर 2, जहां आपने एडहॉक जज लगाने होते हैं वहां लगाते नहीं है, जहां नहीं लगाने होते हैं वहां लगा देते हैं। आर्टिकल 182 है क्यों? ये है ताकि कोई प्रोसीडिंग कंटिन्यू होते हुए रुके ना। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। भुट्टो साहब ने जब अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, एक जस्टिस कैसर खान होते थे, उन्होंने रिमार्क दिया कि ये तो क्लियर बायस था इसका मौलवी मुश्ताक का लाहौर हाई कोर्ट वाला, और वो मामला एक्विटल की तरफ जा रहा था, वो बीच में रिटायर हो गए, उनको एडहॉक जज लगाना चाहिए था। आर्टिकल 182 इस वजह से है
नहीं लगाया गया। लेकिन जब बेनजीर भुट्टो 88 में वापस आए, उन्होंने कहा मैं जुडिशरी को रिफॉर्म करूंगी, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सारे जज लगाए हुए, उन्होंने एडहॉक जज भर दिए। और फिर अल जिहाद का फैसला आया कि जहां पर वैकेंसी नहीं है वहां एडहॉक जज नहीं लग सकता। फिर आप देखिए कि अब उसी दिन सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया दुनिया गुल के केस पे रिलाई करते हुए, जफरुल अबर्क का केस का, उसमें उन्होंने लिखा 82% पेंडेंसी लोअर कोर्ट्स में है। भाई उधर जहां 82% केसेस है वहां क्यों फोकस नहीं कर रहे हो, वहां क्यों एडहॉक जजेस की तरफ नहीं जा रहे हो? अच्छा, इसी तरह आप देखिए कि लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त 20 जज कम है, वैकेंसीज खाली है। सिंध हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ 40 जजों की वैकेंसी है, 31 बैठे हुए हैं। इधर जुडिशियल कमीशन वैकेंसीज पूरी नहीं कर रहा, जहां पे बाकी जो 18% केस हैं उसमें से 13% हाई कोर्ट में इस पे तो गुफ्तगू वहां पे नहीं कर रहे। जी अच्छा, मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स और सिर्फ एडहॉक के ऊपर, उसके बाद आप उसके बाद आप ये देखिए कि एडहॉकिज्म हमेशा फायर फाइटिंग होती है, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं होता, वो फॉर द टाइम बीइंग होता है। लगा दिया आपने 3 साल के लिए, फिर 3 साल के बाद पेंडेंसी का मसला तो वही है, 47 से चलता हुआ आ रहा है, फिर आप क्या दोबारा एडहॉक जज लगाएंगे या वो कहानी खत्म हो जाएगी? तो आप ये देखिए ये जो सारे मामलात हैं, जब तक आप आइन कानून और ये फुल कोर्ट की पॉलिटिक्स में मैनेज करने के पीछे लगे रहेंगे, ये मुल्क ने आगे नहीं जाना। आप जो पब्लिक का विल है, मैंडेट है, उसको मान लीजिए और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकतों से इज्तनाब करिए, आप देखें कैसे स्टेबिलिटी आती है। जी वैसे तो मेरा तो ख्याल है भाई साहब से मौका दें, बात करें था, लेकिन मैं 1-2 बात छोटी सी बीच में करना चाह रहा था। एडहॉक वाले मामले पे बात नहीं करना चाह रहा था। हालांकि मैं इस बात की बिल्कुल तायीद करता हूँ कि मातहत अदालतों में हज़ारों असामियाँ खाली हैं। लोग लिंक जज होता है, अगर कभी आप किसी FIR में फंस जाए और आपको जाना पड़े कोर्ट, तो आपको पता चलेगा कि आप जाएंगे, पुलिस आपको पेश करेगी या आपको फाइल आपकी आएगी तो वो कहेगा जी जज छुट्टी पे या जज मौजूद नहीं है, लिंक जज के पास चले जाए। आप लिंक जज के पास जाएंगे, कहेगा हाँ जी क्या ऐसे, चलो डेट दे दो। 5-5 साल तक आप डेट लेते रहेंगे, जज नहीं होते। यहाँ पे इतना बुरा हाल है मातहत अदालतों का कि बस बहरहाल चलें, अगर किसी को फिक्र हो तो इस बारे में सोचें, लेकिन यहाँ फिक्र नहीं होती। पॉलिटिकल इश्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं, लोगों की फिक्र तो किसी को भी नहीं होती। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था ना, भाई से कहना चाह रहा था, वो ये है कि जो इन्होंने कहा मुल्क से बाहर जा रहे लोग, मैं कहता हूँ 3 साल में, पिछले 3 साल में इमरान खान साहब जब इख्तिदार से हटे, सुनिएगा, जब इमरान खान साहब इख्तिदार से हटे, उस 3 साल में पाकिस्तान का उसके बाद से जो नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का 78 सालों में नहीं हुआ था। PTI ने जो लव अफेयर था ना लोगों का पाकिस्तान के साथ, उसको बर्बाद करके रख दिया, उड़ा के रख दिया। कोई इंसान इस पाकिस्तान में अब रहने को तैयार नहीं है, कोई इंसान। आप सरकारी अफसरों से खुदा की कसम में मिलता हूं, वो कहते हैं पाकिस्तान में क्या बचा है, टूट जाएगा, क्या बचा है, 2-3 साल का तो है। ये हालत है लोगों की। मैंने 3 साल से पहले कभी किसी को ये कहते नहीं सुना था। लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हुए डरते थे, अगर दिल में भी होते थे कि नहीं हमारा मुल्क है यार, ये फला ही हुए, वो सब खत्म हो गया। PTI के सोशल मीडिया ने सब उड़ा के रख दिया, लोगों को एक तरह की बगावत पर उभार दिया लोगों के सामने। हालांकि खुद ही इस निजाम के बेनिफिशियरी थे। 2018 में महकमा ख़ज़ानात क्या कर रहा था, नून लीग के MNA तोड़ के लाके PTI में इमरान खान से पट्टे डाल रहे थे गले में। कौन था वो कहाँ सरगर्म था? तो ये जुनूबी वज़ीरिस्तान, जुनूबी ये क्या पंजाब के सारे MNA लाके इधर दे दिए थे कि नया सूबा नहीं बनाया नून लीग ने, हम बड़े मायूस है, हम PTI में जा रहे हैं। ये सारे बख्तियार ये सारे MNA बाद में PTI की हुकूमत में बैठ के 50-50 अरब रुपए की करप्शन की इन लोगों ने। तो PTI जब तक इस निज़ाम की बेनिफिशियरी थी, वो ये निज़ाम ठीक था। सबसे ज्यादा खर्चे पाकिस्तान की तारीख में PTI की हुकूमत में लिए गए, 46 अरब डॉलर के है। और बेस रेट क्या दिखाते हैं, 6.1 की ग्रोथ दिखाते हैं। कैसे? कोरोना से कंपेयर करते हैं। जब कोरोना में सारे मुल्क की सरगर्मियां बंद हो गई, पूरा मुल्क जीरो में चला गया, लॉकडाउन लग गए, उससे अगले साल सब कुछ खोला, डिमांड पैदा हुई। कहते देखे हमने कितनी तरक्की, 6.1 पे हमारी ग्रोथ थी। तो 6.1 कंपैरेटिवली विद दी कोरोना ईयर, वो कहां से आपका कंपैरिजन होगा? 2019 से कंपैरिजन कर ले। बात ये, मैं ये इस वक्त इतना मायूस हूं, इतने हालात बुरे हैं। आप लोगों से मिले, लोग पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, पाकिस्तान से चले जाना चाहते हैं। जिसका जहां मौका मिले वो सोचता है मैं कुछ कमा के निकल जाऊं, मेरे हाथ में कुछ भी हो, मैं कैश कराऊं, खुला कराऊं, पकड़ लूं बाहर, दुबई चला जाऊं, लंदन, पेरिस, यूरोप चला जाऊं। और जितने लोगों से मैं पिछले 6-8 महीने में, साल में मिला हूं, कम से कम उनमें से आधे लोग या तो जा चुके अपने बच्चों को बाहर सेटल करके आ गए, और आधे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखें ये मुल्क बहुत, ये बात इन्होंने सही की, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इस मुल्क में या तो कुचला हुआ तबका रह जाएगा, बिल्कुल जाहिल, अनपढ़, बिल्कुल लेबर क्लास रह जाएगी जिनको अपना नाम लिखना भी नहीं आता, या फिर रूलिंग क्लास, जजेस,
बड़े वकला, सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स और चंद पॉलिटिशियन। इस मुल्क में बीच का तबका खत्म होने के करीब है, एंड पे है, यानी जो मुल्क को चलाते हैं। आपकी नज़र में ये सारी जिम्मेदार इमरान खान साहब? नहीं, मैं वो उनको भी जिम्मेदार समझता हूँ और अभी वालों को भी समझता हूँ, पीडीएम को भी समझता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट को समझता हूँ, जो ये कठपुतलियों का खेल खेलते हैं और जेन्युइन रिलीफ दे नहीं पाते, वो कोई मसले को हल ही नहीं कर पाते। ठीक है, देखें अभी मेरे साथी ने फरमाया, सबसे पहले तो 2018 पे आ जाए ना, इन्होंने 2 दफ़ा ये बात की, 2018 जितने शमूलियत की बात की इन्होंने वो सारे प्री इलेक्शंस थे, पोस्ट इलेक्शन नहीं थे। और पोस्ट इलेक्शंस भी वो लोग थे। आप जवाब दे सकते हैं अगर चाहें तो। नहीं, अगर फिर इस तरह बात करनी है तो कोई फिर नहीं, इसलिए देखें फैक्ट्स के ऊपर बात करें, उन्होंने बहुत से फैक्ट्स को डिस्ट्रॉय किया, मैंने खामोशी से सुना, इसलिए कि मैं प्रोग्राम को बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज से चलाना चाहता हूँ। इनका राइट है कि मेरी बात से इख्तिलाफ करें और मुझे पूरा हक हासिल है कि मैं इनके फैक्ट्स को क्लियर कर सकूं। जितना वक्त आपने 2 पैनलिस्ट को दिया, मेरा भी उतना राइट बनता है। अगर आप नहीं है तो फिर आप, मैं बात नहीं करता। ठीक है, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि 2018 में हम इलेक्शन जीते, हमारे खिलाफ कितने पिटीशंस आई कि हमने फेक, मतलब हमारे इलेक्शन रिग किया हमने। मुझे पिटीशंस पूरे पाकिस्तान में से निकाल के दिखा दें। कहना और है कि जी हमें जितवाया गया, तो भाई कैसे जितवाया गया? अगर जो हारे थे वो गलत हारे थे तो वो ट्रिब्यूनल्स में जाते ना। हमने 13 में भी ट्रिब्यूनल्स में गए, हम आज भी ट्रिब्यूनल्स में हैं। ये यहां बैठ के बात करना कि जी देखिए, इलेक्शन साइंस, जब इलेक्शन में आप उतरते हैं ना तो आपको पता होता है किस पोलिंग स्टेशन पे क्या मेरा टर्नआउट रहा, मेरे पास फॉर्म 45 है और रिजल्ट में क्या फर्क आया। तो ये कहना बहुत आसान है कि 2018 में हमें जिताया गया। मैं 10 दफा कह चुका हूं, मेरे साथ चैलेंज कर लें किसी एक प्रोग्राम में कि 2018 में हमें कम से कम 15 से 20 सीटें हराई गई। क्योंकि जब आरटीएस बैठा तो आरटीएस बैठने से पहले हमारा फिगर क्या था और आरटीएस बैठने के बाद हमारा नंबर्स क्या था, वो सीट्स चेंज हुई। ये बातें इस तरह की करके जी 2018 में हमें लाया गया था, तो भाई जिनको हराया गया था वो भी तो आते ना सामने। एक बात, दूसरी बात अभी इन्होंने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क जो है ना वो कलमे के नाम पे बना और इस मुल्क को कुछ भी नहीं होना। ये जितनी भी नेगेटिविटी फैला रहे हमारे सो कॉल्ड तजिया निगार, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, देखें हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन इस सारे अंधेरे के अंदर एक रोशनी की और उम्मीद की किरण है, वो है इस मुल्क का नौजवान। पाकिस्तान उन खुशनसीब मुल्कों में से है जहां यूथ मौजूद है, और इसमें भी कोई दोहरा नहीं है कि जो हमारी क्रीम है यूथ की वो बाहर जा रही है। अच्छा, आपकी नजर में बुरे हालात का जिम्मेदार कौन है? ताकि मेरा देखिए, बुरे हालात एक साथ नहीं आते इसमें। देखिए, जो अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी आप उनका टेन्योर भी लगा लें, और जो डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई उनका भी टेन्योर लगाए ना। जिम्मेदारी सब पर आती है। हम ब्लेम गेम में कहेंगे जी हमारे मुखालफिन जिम्मेदार हैं, कुछ गलतियां हमारी गवर्नमेंट में भी हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बिल्कुल दूध के धुले हुए थे और वो सारे, हमने जिम्मेदारी लेनी है। हमने जब गवर्नमेंट ली थी तो हमारे मुल्क के हालात क्या थे आपको पता है? दहशतगर्दी से हमारा केपीके की क्या हालत थी या दूसरे क्या हालात थे। जिस तरह तीसरी दफा अगर केपीके के अवाम ने पीटीआई को मैंडेट दिया है तो क्यों दिया? वो सूबा जो कभी दूसरी बार भी किसी गवर्नमेंट को उसने किसी पार्टी को मैंडेट नहीं दिया, वो हर दफा पिछली दफा से ज्यादा मैंडेट क्यों देता है? इसलिए कि वहां के अवाम मुतमईन है, अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता था। अब इन्होंने एक बात फरमाई कि जी हमने अफेयर ने बर्बाद कर दिया। देखिए, ये बात उस सूरत में होती कि आपका जो नौजवान है ना वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो शऊर ज़्यादा नहीं है, उसको आपने जिस तरफ हाँका वो हाँक। ये जिस तबके की बात करें वो बहुत पढ़ा लिखा तबका है और वो सवाल करना जानता है। उसको आप बंदूक की नाली पे नहीं कंट्रोल कर सकते, उसको एक चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं, वो है दलील। आप दलील से उसको कायल करें क्योंकि वो फैक्ट सामने रखता है। जब रहेगा तो दलील देगा। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखें, मैं आपको फिर कह रहा हूं 90% तो जा रहा है सर, जा रहा है, लेकिन ये मुल्क फिर भी रहेगा। इससे पहले क्या आप मुझे ये बताएं, हमारी गवर्नमेंट दलीलें देने वाला कौन रह जाएगा सर? फिर दलीलें देने वाला कौन रह जाएगा? सर रहेंगे। मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं आपके प्रोग्राम से इस क्लिप को संभाल के रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क फिर उठेगा, और कई दफा इस तरह के हालात आए हैं, ऑल्दो मुश्किल हालात हैं, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो इस वक्त का पाकिस्तान है ये तब्दील शुदा पाकिस्तान है। यहां वो तबके जो एक आम अमूमी सोच थी ना कि इस मुल्क का कुछ नहीं होना, वो जो ऊपर से फैसला हो जाएगा उसको मान लेंगे सब, यही होता था ना। 8 फरवरी को इस कौम ने बताया कि हमारे पास बैलेट की ताकत मौजूद है।
आप सिंबल ले लें, आप कंपेन ना करें। देखिए किसी भी महजब माशरे के अंदर सर देखिए 5 माह हो गए 8 फरवरी को भी इसी इंतजार में कि अब कुछ बेहतर होगा। नहीं, अब 8 फरवरी का मैंडेट चोरी करेंगे तो कैसे बेहतर होगा? इसका मतलब ये चलता ही रहेगा 3 साल तक। देखिए आदमी लोग सलीम भाई, मैं फिर आपको कहता हूं, आप एंकर हैं, हम हाँ। पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं आके आपकी कुर्सी पे कब्जा कर लूं तो और प्रोग्राम चलाना शुरू कर दूं तो मैं तो वन साइडेड लेके चला गया ना कैसे प्रोग्राम। one sided? तो मैं 22 हो गया ना, मैं आपकी कुर्सी पे कब्जा कर लूं, आप जो डिजर्व करते हैं वो नहीं है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये कि पाकिस्तान और इंडिया में बुनियादी फर्क क्या है, एक साथ ही आजाद हुए ना, वहां कभी भी आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप मेरी कुर्सी पे कब्जा करके एक ही पार्टी का वो चलाना चाहे, मैं तो इस तरीके से नहीं चला रहा, मैं तो गैर जानिबदार तरीके से प्रोग्राम मैं को चलाता यही तो हूं। आपको कह रहा हूं, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे। जो भी इधर बैठेगा नहीं, या नहीं, जो भी आप exactly. कुर्सी पे आएगा तो वो गैर जानिबदारी अंदाज में एग्जैक्टली करेगा। यही बात। हाँ। अगर आपने केयर टेकर जो पिछले देखे, हाँ। वो एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करके बैठे हुए थे, वो केयर टेकर से, वो तो कंटिन्यूएशन ऑफ द गवर्नमेंट थे ना। देखिए इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया में कभी केयर टेकर नहीं आते, सिटिंग गवर्नमेंट इलेक्शन कराती है, सिटिंग गवर्नमेंट कराती है ना। जो इलेक्शन जीतते हैं वो भी माने जाते हैं, जो हारते हैं वो भी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम ठीक है। हमारे यहाँ सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। हमारे यहाँ जिस वक्त हमने इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराजात किए थे और सारी चीजें की थी, तो उस वक्त भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना चाहिए था। आज इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की थी कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। हम आज ये समझते हैं कि आज हम इनको कंधा दे देंगे तो हम कुछ अरसे के लिए इक्तदार के ऐवानों में बैठ जाएंगे, लेकिन कल को ये वक्त दोबारा हम पर भी आ सकता है। क्या मुस्लिम लीग नून पे नहीं आया? क्या पीपल्स पार्टी पे नहीं आया? क्या पीपल्स पार्टी के अंदर से पैट्रियट नहीं बनाएगी? ये सब पार्टियों पे हो। लेकिन तो सर ये सिस्टम कब तक चलता रहेगा? देखिए ये सिस्टम अपनी आखिरी हिचकियां ले रहा है और किस तरीके ये से चलेगा? सिस्टम- हर बंदा परेशान है, देखिए, आपके चक्करों के अंदर के एक तरफ हो जाओ, हम इस तरीके हो से जाए एक चल रहा है। तरफ, मतलब सब एक नहीं, पार्टी- हम किस तरह एक तरफ हो मतलब जाए? एक जगह हम बैठ के चोर उसको को सॉल्यूशन मान लें निकाल- कि आपने चोरी की है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमारे घर पे मतलब बैठ आवाम जाए, पिस जाए, आवाम रो जाए, देखिए ना, आवाम के साथ अगर तो जिस तरीके आपके से अंदर दिल्ली में कैपेसिटी इस पे, है, उस पे सब पे सलीम हो भाई, रहा अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो हमारा मुंह बंद करने के लिए उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि आवाम को रिलीफ दे देना। मतलब आवाम हमारा मुंह देखिए ना, कैपेसिटी अगर नहीं है तो मर जाए। नहीं, आप किस लिए बैठे हैं जिम्मेदारी पे? आपने गवर्नमेंट ली है ना, ली है या दी गई है, जिस तरह भी ली है, तो यू हैव टू डिलीवर ना। तो आवाम अगर की बात आपसे कौन करेगा? नहीं, आवाम को किसने करना है? ऑपोजिशन ने करना है, गवर्नमेंट ने करना है ना सर। अभी आपके सामने बात की, मैं उसमें एक चीज ऐड ऑन करता हूं। इस मुल्क में बिजली के बहरान का सबसे बड़ा जिम्मेदार है आईपीपीज। आईपीपीज जो बिजली की एक यूनिट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उनको पैसा दे रहे हैं। ठीक क्यों है, पैसा उस दे पे- रहे हैं? उस पे आपने तो वो बात गलत हो रही वायदे है। किया। मैं अब क्या कहते हैं मिनिस्टर साहब की तरफ जाता हूँ कि इस वक्त जो हालात है, क्या आप भी रोड के ऊपर आ रहे हैं? पीटीआई रोड के ऊपर आ रही है, सुनने में आ रहा है कि वो भी एहतजाज की तरफ आएंगी और ये सारी चीजें जी देखिए, एहतजाज तो पाबंदी फंडामेंटल लगने राइट पे है। आएगी या अवाम के मसाइल के ऊपर नहीं, आएगी? पाबंदी या तो राना लगने नहीं वाली। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जब रास्ता तसादुम होगा तो सब बेमायना, अगर वो जोर लगाएंगे तो फिर हम भी जोर लगाएंगे। पाबंदी तो लग नहीं सकती हाँ, ना। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि क्योंकि अगर आप वो देखिए- जोर लगाएंगे तो हम भी जोर लगाएंगे, ये तो कह रहे हैं तो आज। जोर तो जितना लगाना था लगा लिया। वो नवाज शरीफ को बेलें भी दिला दी, चार्टर्ड जेट में बुला भी लिया, बायोमेट्रिक जो है वो एयरपोर्ट भी पहुंचा दिए, सब कुछ तो कर दिया, अखबारों में इश्तेहार भी डाल दिए, कबूतर तो भी वो आप किस मसले के ऊपर रोड पे नशावर खड़े हैं? कबूतर भी उसके हाथ पे जो है वो उठवा दिए, तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं तो किस मसले पर आप रोड पाएंगे? देखिए मामला इस तरह से है सलीम साहब कि फंडामेंटल राइट है एहतजाज करना, और इस वक्त मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मैं पीटीआई का वकील भी था सिंध हाई कोर्ट में, हम जलसे की परमिशन ले रहे थे, परमिशन हमें नहीं दी जा रही। मेरे ख्याल में इस वक्त जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बड़े क्लियर हैं कि पार्टी चेयरमैन के कि आप परमिशन लेकर कानून के मुताबिक जो है वो जलसा करें, डेमोन्स्ट्रेशंस करें। नेवरदलेस नज़र आता है कि वो मौलाना साहब यहाँ पे आते हैं, कॉरिडोर 3 बंद करते हैं, करके चले जाते हैं, जमात इस्लामी शारा फैसल बंद कर लेती है, पीपल्स पार्टी का जब दिल करता है कारसाज बंद कर लेते हैं, लेकिन वो पीटीआई को नहीं करने दे रहे, वो बेकजोर ही है ना। तो लेकिन वो मेरे ख्याल में कि परमिशन जो है मिल जाएगी, हाई कोर्ट ऑलरेडी दे चुका है परमिशन, इस वक्त कंटेम्प्ट के लिए मैटर पेंडिंग है, 7 अगस्त को लगा हुआ है, तो वो परमिशन भी मिल जाएगी। और ये पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो किसी भी पार्टी का राइट है। लोग इस वक्त अके हुए हैं, तंग आए हुए हैं, वो निकलना चाहते हैं, अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं 7 अगस्त को बिल्कुल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं सिंध में, कराची में, डीसी ईस्ट के खिलाफ, एसएसपी ईस्ट के खिलाफ, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ पेंडिंग है बिफोर द सिंध हाई कोर्ट।
तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, और पॉलिटिक्स का अगर आप देखिए तो एक एलिमेंट स्ट्रीट पावर होती है, दूसरा एलिमेंट इलेक्टोरल पावर होती है। इलेक्टोरल पावर आपको दिखा दी है, तकरीबन 2/3 मेजोरिटी ले ली थी, उसके बाद भी इन्होंने जो कुछ गंद मारा फॉर्म 47 में, फिर भी मेजोरिटी पार्टी है, लार्जेस्ट मेजोरिटी है पार्लियामेंट के अंदर। स्ट्रीट पावर आपको पता है कि खान साहब की क्या है, तो वो खान साहब के ना होते हुए भी ऐसी स्ट्रीट पावर निकलेगी कि एक दफ़ा चीखें तो निकल जाएंगी। तो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल 100% निकलना चाहिए। हाँ, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, वो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, बट मुजाहिरा ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बात है ये जो आप कह रहे हैं बैन वाली, कोई सूरत ही नहीं है कि बैन हो, क्योंकि आप देख लीजिए कि रेफरेंस जाना है आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 के तहत, 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देना है। बदतरीन मार्शल लॉ के वक्त में भी, मैं 65 में आपको ले जाता हूँ, जमात इस्लामी को बैन किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था बैन। एक पार्टी बैन हुई थी आपकी नेशनल अवामी पार्टी, वो उस वक्त अब वो अवामी नेशनल पार्टी हो गई है, तो रोकना भी बड़ा मुश्किल काम है इस तरह से। मगर ये बैन तो किसी सूरत इस दौर में जब जुडिशरी सामने खड़ी है और इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में नहीं आ रही, एजेंसीज के प्रेशर में नहीं आ रही, रिलीफ दे रही है, हक पे, आइन पे, कानून पे फैसले दे रही है, कोई 1% चांस नहीं है कि कोई पाबंदी लगे, जो मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैं इस पर तो बात नहीं करता, लोग किसी हद तक भी चले जाते हैं कि पाबंदी लगने का कोई चांस है या नहीं है, लेकिन मैं उसूली बात ये कहूँगा कि लगनी नहीं चाहिए। उसूली तौर पर इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पीटीआई एक सियासी कुव्वत बहरहाल है, और उसे अपना जो पॉलिटिकल कोर्स है वो उसे लेने देना चाहिए। उनको वो आवाम से रब्ता रखें, असेंबली में पार्टिसिपेट करें, अपना एहतजाज करें, जो भी करें। बहरहाल पाबंदी लगाना कोई बहुत ही अनरीजनेबल बात है। इस धींगा मुश्ती से मुल्क का और बहुत शदीद नुकसान होगा अगर ऐसी कोई कोशिश की जाएगी। इससे बेहतर है कि जो हुकूमत में है वो हुकूमत से चिमटे रहना चाहते हैं ना, तो बेहतर है कि वो लोगों को रिलीफ देने का सोचें। अभी आप देख लें, मैं छोटी बात करता हूँ क्योंकि वक्त आपका कम है। अभी बजट है 13,000 अरब रुपए का। इस दफ़ा आमदनी का अंदाज़ा लगाया गया कि 13,000 अरब होगी, जबकि पिछले साल हुई है 9,000 अरब। 4,000 अरब बढ़ा लेंगे, पता नहीं कैसे बढ़ाएंगे, वो तो अल्लाह को पता, को फरिश्ते आसमान से नोट फेंकेंगे। लेकिन एक्सपेंस कितना करेंगे, खर्च कितना करेंगे? 19,000 अरब। आप कमाएंगे 13,000 अरब, खर्च करेंगे 19,000 अरब। वो दुनिया में किसका फार्मूला ऐसा है? आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीने की, आप खर्च करेंगे 3 लाख रुपए महीना, और लिख के बैठ जाएंगे मुझे 3 लाख रुपए ये खर्च करने हैं। तो ऐसी ये हुकूमत, लोगों में देखें, लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, लोगों में बर्दाश्त नहीं है, और ये इस तरह से हुकूमत चलाएंगे तो फारिग ही हैं बस। अल्लाह अल्लाह खैर, मतलब मुल्क का अच्छा नहीं होगा। मतलब चलने वाली हुकूमत नहीं है आपकी। मैं तो समझता हूँ रिलीफ दें लोगों को, सेंस का मुजाहरा करें, अकल को हाथ मारे, खुदा का नाम लें कुछ, और ये ऐसे काम ना करें, पाबंदी वाबंदी इस तरह के ड्रामे ना करें किसी पॉलिटिकल फोर्स को कुचलने के, और अपने हालात सही करें, अपने मामलात अच्छे करें, अपने अखराजात कम करें और लोगों को रिलीफ दें। ठीक है। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो बातें चल रही है कि आपकी पार्टी के अंदर भी कोई धड़ेबाजी हो रही है, ब्लॉक बन रहे हैं, कुछ इस तरह की खबरें आ रही है, क्या इसमें कुछ हकीकत है? देखिए, मैं बारहा की कह चुका हूँ कि पीटीआई जो है वो इमरान खान है, और इमरान खान ही पीटीआई है। जो भी पार्टी के अंदर जितना बड़ा भी अपने आप को लीडर समझे, वो अंडर द पार्टी ऑफ पॉलिसी के अंदर आता है। मैंने एक शायद प्रोग्राम में किया था शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, आपके साथ ही प्रोग्राम किया था या किसी और जगह, तो मैंने उस वक्त कहा था कि शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शायद आफरीदी हैं, कि वो बड़े पॉपुलर हैं लेकिन रिलायबल नहीं है। आप उनको मैन ऑफ क्राइसिस नहीं कह सकते। उन्होंने पार्टी के अंदर वो सख्तियाँ नहीं देखी हैं, पार्टी का कड़ा वक्त नहीं देखा है। इस वक्त जो पार्टी की पॉलिसीज़ चल रही हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप चेयरमैन को पार्टी के आपने जो है वो जेल में रखा है, और जो टॉप पार्टी लीडरशिप है, जो हार्डकोर पार्टी लीडरशिप है, जिसमें उमर चीमा हो गया, महमूद रशीद, रिजाज चौधरी, ये सारे जो लोग हैं ये इस वक्त जेल में। तो एक लैक ऑफ लीडरशिप है, सेकंड टियर, थर्ड टियर लीडरशिप। तो जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आती है तो बाज़ औक़ात उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। लेकिन अल्टीमेट जो है वो पीटीआई का एक ही गोल, एक ही स्टांस है कि इस मुल्क के अंदर हमने रूल ऑफ लॉ लाना है। उसमें मेरा तरीक़ेकार डिफरेंट हो सकता है, बैरिस्टर साहब का तरीक़ेकार डिफरेंट हो सकता है, ये अपने आर्गूमेंट डिफरेंट दे सकते हैं, मैं डिफरेंट दे सकता हूँ, लेकिन इसको आप धड़ेबंदी नहीं कह सकते। धड़ेबंदी होती तो विदाउट सिंपल हम पार्टी जो है इलेक्शन नहीं जीती। दूसरी जो आपने मईशत के ऊपर बार बार बात करें, देखिए इस वक्त भी जो मामलात हैं वो इसलिए फंसे हुए हैं कि आपके पास कोई सलूशन नहीं है। आप क्या कोशिश कर रहे हैं? आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पीटीआई को हम मैनेज कर लें।
अगर पीटीआई को मैनेज करने की जगह आप मुल्की मामलात को मैनेज करने की कोशिश करें तो वो शायद बेहतरी की तरफ चले जाए। उनकी कहीं तवज्जो नहीं है कि आप अपना जो है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, आप अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को बचाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, एक्सपोर्ट्स हों, आपकी मैशत ठीक। उनका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के अगेंस्ट है। जलसा पीटीआई को नहीं करने देना, रैली पीटीआई को नहीं करने देना, तहरीक लबैक विदाउट परमिशन आके बैठ जाती है, उसको कोई नहीं पूछेगा। पीटीआई को परमिशन दे के आप 6 घंटे पहले उसकी परमिशन कैंसिल कर देते। तो इस तरीके की आ गया आपका मौक़िफ़। उबैद साहब बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर सर। उबैद साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी अपने हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश की। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और कोशिश की गई कि हम जो है जिस प्रोग्राम के हवाले से वो सच आपके सामने लेकर आए, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो अकल हैरान है कि किसी तरीके से भी जो हालात है, जो मुश्किलात है, जो परेशानियाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो उलझन है, जो मुसीबत है, जो आजमाइश है, वो बड़ी कठिन है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वक्त इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है अगर सब मिलजुल कर बैठ जाएंगे तो इंशाअल्लाह वक्त बहुत अच्छी तरीके से गुजरेगा और एक मुस्तकबिल का पाकिस्तान, एक बेहतरीन पाकिस्तान होगा इंशाअल्लाह। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए खासकर वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।